स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का पाठ भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है नदियाँ मैदान का निर्माण करती है और वहीं पर जो है सघन जो आबादी वाले क्षेत्र अधिकतर पाया जाता है। तो आज हम लोग इससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेल्टा के बारे में कि डेल्टा किसे कहते हैं, और ये जो है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो सागर में मिलने के पूर्व नदी वृद्धावस्था में होती, यहाँ नदी का ढाल अत्यंत मंद तथा जल का वेग भी कम होता है। अब जैसे जैसे नदियाँ आगे बढ़ती चली जाती है तो सागर में मिलने के पूर्व जो है वृद्धावस्था में यानी कि वृद्ध हो जाती है। अब यहाँ पर वृद्ध से मतलब क्या है कि इसका जल का वेग क्या हो जाता है, अत्यंत कम हो जाता है, और इसका जो ढाल है वो भी कम हो जाता है, और इससे नदी में अवसाद वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। यानी कि जब नदी बहती है तो वो अपने साथ कई प्रकार की मलबा अपने साथ ले आती है, तो इससे जब वो सागर में मिलने के पूर्व इसकी जो अवसाद वहन करने की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इससे नदी अपने साथ लाए गए अवसादों को अपने पाट पर जमा करने लगती है, और कुछ समय पश्चात इसका मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध होकर कई शाखाओं में बढ़ जाता है और समुद्र तक पहुँच जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि जब इसके अवसाद वहन करने की क्षमता कम हो जाती है, तो जितना भी नदी अपने साथ अवसाद यानी कि मलबा लाई होती है तो उसको अपने पार्ट पर क्या करने लगती है, जमा करने लगती है। जैसे कि ये हो गया नदी, तो जितना भी अपना अवसाद है, मलबा है, वो इधर जमा करने लगती है, और ये हो गया आपका समुद्र। तो जब इस कुछ समय पश्चात ये जो मार्ग है, नदी का मार्ग, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो समुद्र में मिलने के पूर्व ये जो है कई शाखाओं में इधर उधर ऐसे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो है एक त्रिभुजाकार आकृति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही ये जो हो गया नदी, तो इस प्रकार से जो है अपने पार्ट पर धीरे 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 करके ये जो है मलबा जमा करती जाती है, और इधर हो गया समुद्र। तो जब इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो ये कई शाखाओं में बढ़कर समुद्र में मिलती चली जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इधर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि जब जो है नदी सागर में मिलने के पूर्व कई शाखाओं में बढ़ जाती है और एक क्या करती है, त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है, इस आकृति का निर्माण करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं मैदान और उसके निवासी। तो किस किस प्रकार के मैदान में किधर किधर जो है निवासी मिलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का मैदान है। तो यहाँ बुलंदशहर ज़िले के एक बहुत पुराना गांव है मीरपुर, और यह गांव नदियों द्वारा लाई गई जड़ोड़ मिट्टी से बना है। यानी कि ये जो गांव है कहाँ का, बुलंदशहर ज़िले के एक बहुत पुराना गांव है मीरपुर। तो ये जो गांव है वो नदियों द्वारा लाई गई जड़ोड़ मिट्टी, यानी कि जो नदियाँ अपने साथ बहा कर लाई गई जो अवसाद है उनके द्वारा जो इस गांव का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और यहाँ 75% लोग क्या करते हैं, कृषि पर निर्भर है। यहाँ बारिश पर्याप्त होती है और भूजल 28 से 30 फीट गहराई पर मिल जाता है। तो इस गांव में क्या है कि जो जितने अधिकांश जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कृषि द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, और यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है, और भूजल 28 से 30 फीट की गहराई में यहाँ पर मिल जाता है। मैदानों की भौगोलिक परिस्थितियाँ सघन कृषि के लिए अनुकूल है। यहाँ सारभल खेती होती है और 3 फसलें ली जाती है। तो ये जो गांव मीरपुर है वहाँ पर जो है साल भर खेती की जाती है और कम से कम 3 फसलें ली जाती है। और मैदानों में रहने वाले अधिकांश लोग की जीवन इसी उपजाऊ भूमि पर आश्रित है। खरीफ में मुख्य रूप से धान, ज्वार, बाजरा, उड़द आदि बोया जाता है। रबी में गेहूँ, सरसों और आलू अच्छी पैदावार होती है। तो इस प्रकार से जो है इस गाँव में फसल बोया जाता है। इन फसलों के ज्वार में बाजरा जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो इसका जो अवशेष बचता है ज्वार और बाजरा का, उसको जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। गेहूं बुलंदशहर मंडी में बेचा जाता है। इनके अलावा यहाँ की प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। तो ये जो बुलंदशहर जो मंडी है वहाँ पर जो गेहूँ है उसको बेच दिया जाता है, और इन सब फसलों के अलावा यहाँ की मुख्य फसल क्या है, गन्ना है। हर गांव के किसान वे जिनके पास 4-5 एकड़ भूमि है वे अपने खेत के कुछ हिस्सों में गन्ने की खेती करते हैं। यानी कि जो बुलंदशहर जो ज़िला है वहाँ के हर गांव में के किसान जो है जिनके पास 4 से 5 एकड़ की भूमि है
वो अपने कुछ जो खेत के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर कौन सी खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। यह गन्ना पास के चीनी कारखानों में भेज दिया जाता है, यानी कि जहाँ गन्ने से शक्कर बनाया जाता है तो वहीं पास जो है इनका वो जा कर के गन्ने को बेच देते हैं। इस गन्ने का उपयोग चीनी गुड़ आदि बनाने में होता है। इन फसलों के अलावा कुछ लोगों के पास आम और अमरूद के बगीचे भी हैं, यानी कि जो इस गांव है मीरपुर गांव में, तो यहाँ पर जो है गन्ने के अलावा ये लोग क्या करते हैं कि आम और अमरूद के बगीचे भी, यानी कि ये लोग जो है फलों की खेती भी करते हैं। अब कृषि के साथ यहाँ के लोग मवेशी भी पालते हैं। बड़े किसान इन मवेशियों से प्राप्त दूध घी केवल घर के उपयोग के लिए ही रखते हैं। अब यहाँ के किसान जो है मवेशी भी पालते हैं, यानी कि पशुओं को पालते हैं। और यहाँ के जो बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं कि मवेशियों से प्राप्त दूध घी केवल घर के उपयोग के लिए ही रखते हैं, यानी कि ये लोग जो है बाहर जाकर इनको बेचते नहीं हैं। कुछ परिवार जिनके पास भूमि के बहुत ही छोटे टुकड़े हैं, जिन पर खेती संभव नहीं है, पशुपालन से प्राप्त दूध को डेयरी में बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं है, तो वे लोग क्या पशुपालन ही इनका मुख्य व्यवसाय है। तो इनसे प्राप्त जो दूध है उनको डेयरी में बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। और इस प्रकार से इसके अतिरिक्त ये परिवार दूसरों के खेती के लिए मजदूरी भी करते हैं, यानी ये जो है दूसरों की खेती मतलब दूसरों के खेतों में जाकर काम करते हैं। साथ ही साथ पशुओं के गोबर बड़े किसानों के चारे या रुपयों के बदले बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनका व्यवसाय चलता है और इस गोबर का उपयोग बाद में खाद के रूप में कर लिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब बड़े किसान होते हैं उनके पास जो है इसको गोबर को जो है बेच देते हैं और उससे बाद में क्या किया जाता है, खाद का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इस गांव की किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते हैं इसके बारे में छोटा सा परिचय था। अब सघन बसाहट, तो उत्तर के मैदान में बहुत सघन बसाहट है, यानी कि जो उत्तरी मैदान है उसमें बहुत सघन बसाहट आपको देखने को मिलती है। और इसे समझने के लिए मीरपुर गांव में एक बार फिर नज़र डालते हैं। मीरपुर बहुत पुराना गांव है, इसका बदलता हुआ स्वरूप नीचे दी यानी आंकड़ों में इसको देख सकते हैं। तो चलिए, तो आप इस तालिका को देख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सन 1861 में, अर्थात आज से लगभग 150 वर्ष पहले, गांव के अधिकांश हिस्से में खेती होती थी। तो ये जो बात है वो कहाँ की है, मीरपुर गांव की। तो यहाँ के लोग जो है पूरी तरह से खेती पर आश्रित हैं। जो कुछ जंगल बचा हुआ था वह सन 1921 तक क्या कर लिया गया, काट लिया गया, यानी कि 1861 तक अर्थात 150 साल पहले अधिकांश लोग क्या करते थे, खेती अपने हिस्से में करते थे। अब जितना भी वहाँ पर जंगल बचा हुआ था वो कितने में 1921 तक काट लिया गया। सन 1921 के बाद अर्थात 90 वर्ष में खेती क्या हो गई, भूमि जो है बढ़ गई। अब जैसे जैसे जंगल कटता गया वैसे वैसे खेती योग्य भूमि जो है बढ़ती गई। सन 1921 में प्रति हेक्टेयर भूमि पर लगभग 3 लोग आश्रित हो गए, यानी कि प्रति हेक्टेयर भूमि में लोग मतलब 3 लोग जो है प्रति हेक्टेयर भूमि पर जो है आश्रित होने लगे। 331 लोग प्रति जो है 276 हेक्टेयर भूमि पर क्या हो गए, आश्रित हो गए। इस प्रकार से जो है ये आंकड़ा दिया गया है, तो आपको इसको देख लेना है। आगे चलते हैं। तो मैदानी इलाका और उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ उत्तर के मैदान में सिंचाई क्या है, बहुत ही सघन है, यानी ये जो है बहुत ही मैदानी इलाका है और साथ ही साथ क्या है, इसकी भूमि जो है उपजाऊ है, मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। तो सिंचाई के साधन बहुत ही यहाँ पर विकसित हुए हैं। हमने पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सिंचित इलाकों के बारे में हम लोग पिछले जो पार्ट है उसमें पढ़ लिया था, और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। मीरपुर गांव के आंकड़े देखें। सिंचाई के यहाँ तरीका बहुत ही पुराना है। आज से 150 वर्ष पहले खेतीहर भूमि का 1/4 हिस्सा ही सिंचित था, यानी कि ये जो गांव मीरपुर है वहाँ 150 वर्ष पहले खेतीहर भूमि का कितना 1/4 हिस्सा मात्र क्या है, सिंचित था। 1921 से 1981 तक वर्षों में सिंचित इलाका लगभग 2 गुना बढ़ गया। अब पूरी खेतीहर भूमि क्या है, सिंचित है, यानी यहाँ पर जो है सिंचाई योग्य साधन का बहुत ही विकास हुआ है। हम जानते हैं कि सिंचाई की सुविधा 2-3 बार फसलें ली जा सकती है और पैदावार भी बढ़ जाता है। अब सभी लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है, स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर जो है फसलें भी अधिक ली जाएगी और पैदावार भी क्या होगी, अच्छी होगी। इन सभी कारणों से उत्तर के विशाल मैदान में
खेती खूब होती है और इसलिए वहाँ की जनसंख्या भी सघन है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो है विशाल मैदान होने के कारण खेती भी खूब की जाती है और यहाँ की जनसंख्या भी सघन है, मतलब बहुत ही अधिक आबादी वाला ये जो है क्षेत्र है। एक ही वर्ष में भूमि में एक ही भाग से एक से अधिक फसलें उगाने को बहुफसली कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि बहुफसली किसे कहते हैं। तो एक ही वर्ष में भूमि के एक ही भाग पर एक से अधिक फसलें उगाना क्या कहलाता है, बहुफसली कहलाता है। और यह भूमि से उत्पादन में वृद्धि का सबसे आसान तरीका है। मीरपुर के किसान विकसित सिंचाई प्रणाली के कारण एक ही वर्ष में तीन फसल पैदा करने में क्या है, सक्षम है। अब हम लोग पहले भी यहाँ पढ़ चुके हैं कि यहाँ सिंचाई के साधनों का भरपूर विकास हुआ है। तो यहाँ के जो किसान हैं, मीरपुर के किसान, वो एक वर्ष में 3 से अधिक फसलें पैदा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। 50 वर्ष पहले तक रहट के जरिए कुओं से पानी खींचकर छोटे क्षेत्रों में सिंचाई होती थी। अब ये जो गांव है मीरपुर, यहाँ हम लोग बात करें तो 50 वर्ष पहले ये लोग क्या करते थे, तो कुएं से पानी खींचकर ये लोग छोटे छोटे इलाकों में क्या करते थे, सिंचाई करते थे। अब लोग बिजली से चलने वाले नलकूप या डीजल इंजन पंप सेट से बहुत बड़े इलाकों में सिंचाई कर सकते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो वैसे वैसे यहाँ पर जो है सिंचाई के साधनों का विकास होता गया। तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि नलकूप, डीजल इंजन इत्यादि द्वारा अपने क्षेत्र में सिंचाई कर रहे हैं। पहले कुछ नलकूप सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे, जल्द ही किसानों ने अपने स्वयं के नलकूप लगा दिए। अब ये पहले क्या हुआ था कि सरकार ने इस इलाके में स्वयं द्वारा स्थापित नलकूप स्थापित किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो किसान जो है अपने अपने खेतों में अपने स्वयं के नलकूप लगाते गए। तो आप जो है इस चित्र में समझ सकते हैं कि नलकूप द्वारा यहाँ पर सिंचाई किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। भारत के सभी गाँव में सिंचाई की ऐसी सुविधा नहीं है। मैदानी क्षेत्र की तुलना में दक्कन के पठार में सिंचाई की सुविधा बहुत ही कम है। तो ये जो सिंचाई की सुविधा है वो हर क्षेत्र में आपको समान रूप से देखने को नहीं मिलती। और आप जो है मैदानी इलाकों में अधिकतर सिंचाई की सुविधा देख सकते हैं, लेकिन जो दक्कन का जो पठार है वहाँ सिंचाई की सुविधा का विस्तार बहुत ही क्या है, कम है। यहाँ पर सिंचाई की सुविधा बहुत ही कम है। आज भी देश के लगभग 40% से कुछ क्षेत्र क्या है, सिंचित हैं। मतलब देश के लगभग 40% से कुछ कम क्षेत्र क्या है, सिंचित हैं। और शेष क्षेत्रों में कृषि वर्षा पर ही क्या है, निर्भर है। यानी टोटल 40% जो उससे कम जो क्षेत्र है वो सिंचाई द्वारा वहाँ पर वर्षा फसल ली जाती है, और बाकी जो जितना भी शेष क्षेत्र है वहाँ पर जो खेती है वो वर्षा पर निर्भर है। भूमि और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का गहन उपयोग से उत्पादन और पैदावार में वृद्धि हुई, जबकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमेशा न्यायसंगत ढंग से नहीं किया गया। यानी जैसे जैसे इसमें नलकूप जो है का विस्तार होता गया, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होता गया, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो भी होता गया। इस बात में यहाँ पर जो है बताया गया है। अनुभव बताते हैं कि खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग की वजह से खेत की उर्वरक शक्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी फसल है वो अब जो किसान है वो अधिक जो लाभ कमाने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो खेत की उर्वरक शक्ति है वो कम होती जा रही है और हमारे जो खेत हैं वो बंजर होते जा रहे हैं। किसानों द्वारा स्वयं के नलकूप लगाने की बढ़ती हुई संख्या से भूमिगत जल स्तर तेजी से गिर रहा है। सभी लोग को पता है ये। अब जितने भी सिंचाई के साधन विकसित हो रहे हैं तो उससे जो भूमिगत जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और भूजल स्तर की तेज गिरावट के कारण किसानों को पहले से भी अधिक ट्यूबवेल ड्रिल करने पड़ रहे हैं। पहले जहां बहुत ही कम गहराई पर पानी मिल जाता था, लेकिन आज जो है अधिक गहराई पर जाने पर पानी मिल रहा है। इस कारण से जो छोटे गरीब किसान हैं उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो छोटे और जो गरीब किसान हैं उनको अत्यधिक कठिनाई का सामना इसकी वजह से करना पड़ रहा है। तो इससे निपटने के लिए एक बात तो है कि जो भी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हैं उनका उपयोग जो है बहुत कम तरीके से किया जाना चाहिए, और जो भूजल है उसको संतुलित उसका उपयोग किया जाना चाहिए, और पानी का तो हमेशा उपयोग जो है संतुलित रूप में किया जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
मीरपुर में भूमि वितरण। तो भूमि खेती के लिए कितनी महत्वपूर्ण है हम जान गए। दुर्भाग्य से कृषि के क्षेत्र में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। अब भूमि खेती के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, ये सभी लोग आप जानते हैं। और बिना भूमि के क्या नहीं कर सकते हम लोग, खेती भी नहीं कर सकते। और दुर्भाग्य से कृषि के क्षेत्र में सभी लोगों के पास इतनी क्या नहीं है, पर्याप्त भूमि नहीं है। मीरपुर की जनसंख्या 2279, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर इतनी थी। अब यहाँ विभिन्न जातियों के 401 परिवार रहते हैं। मीरपुर एक तिहाई यानी 131 परिवार भूमिहीन है। आप लोग देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो है 401 परिवार रहते हैं और उनमें से 131 परिवार क्या है, भूमिहीन है। मध्यम और बड़े किसानों के 50 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। बड़े किसानों में से कुछ के पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। तो जो बड़े किसान हैं उनके पास तो खेती योग्य भूमि बहुत अधिक है, लेकिन जो छोटे और मध्यम छोटे जो किसान हैं उनके पास जो है पर्याप्त भूमि नहीं है खेती करने के लिए मीरपुर गांव में। और 250 परिवार 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि छोटे भूखंडों में खेती करते हैं। ऐसे भूखंडों की खेती से परिवार को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होता, यानी कि इनके पास जो है खेती करने के लिए पर्याप्त जो भूमि है वो नहीं है। इस कारण से जो है इनको पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन के संगठन। चलिए हम मीरपुर में उत्पादन के समग्र प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। भूमि, पानी तथा श्रम उत्पादन के आवश्यक कारक हैं। जो भूमि, पानी तथा श्रम उत्पादन के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। बिना भूमि के हम फसल उत्पादन नहीं कर सकते। बिना पानी के भी हम इसका उत्पादन नहीं कर सकते और बिना मेहनत के भी हम उत्पादन नहीं कर सकते। कृषि में कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से अधिकतर छोटे किसान अपने खेतों पर काम करते हैं। मध्यम और बड़े किसान अपने खेतों पर क्या करते हैं, मजदूरों से काम लेते हैं। यानी मीरपुर गांव में क्या होता है कि जो छोटे किसान हैं वो अपने परिवार की मदद से अपने खेतों पर जो है काम करते हैं, और यहाँ के जो मध्यम और बड़े किसान हैं वो अपने खेतों पर मजदूरों से काम करवाते हैं, काम लिया जाता है। यहाँ खेत में काम करने वाले मजदूर भूमिहीन परिवारों या जिनके पास भूमि ही कम भूमि है वहाँ से आते हैं। तो जो मध्यम और जो बड़े किसान हैं उनके खेतों में काम करने के लिए ऐसे लोग आते हैं जिनके पास भूमि नहीं है और बहुत ही कम भूमि है कृषि करने के लिए। उन्हें मजदूरी नगद या वस्तु फसल में की जाती है, यानी उनको मजदूरी में यहाँ खेतों में काम करवाया जाता है, या तो उसको वस्तु यानी फसल के बदले उसको काम करवाया जाता है। कभी कभी मज़दूरों को भोजन भी दिया जाता है, जिसके एवज में मज़दूरों को मजदूरी कम दी जाती है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि कभी कभी इनको क्या दिया जाता है, भोजन भी दे दिया जाता है और उसके बदले मजदूरी भी इनको कम मिलती है। मीरपुर में खेत मजदूरों के बीच काम के लिए बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा है, इसलिए लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए भी तैयार हैं। तो यहाँ के लोगों को काम तो खेती योग्य भूमि कम होने के कारण इनको कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार होना पड़ता है। बड़े किसानों द्वारा ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर जैसे मशीनों के उपयोग के कारण मजदूरों को काम जो है कम मिलता है। यानी कि जो मशीन है वो कहते हैं कि रोजगार को जो है छीनते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे जो बड़े किसान हैं मीरपुर गांव के, तो ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर इत्यादि मशीनों के द्वारा जब इनका उपयोग किया गया तो उनकी मजदूरों को कम काम मिलता गया। आधुनिक खेती के लिए अधिक उपज देने वाली बीज की किस्में, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था के लिए बड़े किसान, साहूकार या खाद बीज के व्यापारियों के रुपए उधार लेते हैं। ऐसे ऋण पर ब्याज की बहुत अधिक दर होती है। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं कि आधुनिक खेती के लिए ये लोग जो है अत्यधिक उपज देने वाली फसल, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशकों का बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। और जो बड़े किसान हैं वो उनके लिए तो ये सब चीज़ है जो है आम बात है, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो लोग इन बड़े किसानों से क्या करते हैं, रुपए उधार में लेते हैं और ऐसे जो ऋण है उनमें ब्याज बहुत अधिक लगा दिया जाता है। छोटे किसानों के विपरीत मध्यम और बड़े किसानों को आमतौर पर खेती से बचत होती है, इसलिए वे खेती के लिए आवश्यक पूंजी, बीज, उर्वरक, कीटनाशक,
मजदूरों का वेतन आदि की व्यवस्था करने में सक्षम है। और जब इसके विपरीत हम लोग देखेंगे कि जो मध्यम और जो बड़े किसान हैं वो आमतौर पर खेतों से इनको अच्छी खासी आय हो जाती है, तो इसलिए वे जो है पूंजी, बीज, उर्वरक इत्यादि जो मजदूरों के जो वेतन हैं इनकी व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं। इस गांव में सभी बड़े किसानों के पास ट्रैक्टर हैं। वे अपने खेतों में हल चलाने और बुआई का इसका उपयोग करते हैं और अन्य छोटे किसानों को ट्रैक्टर किराए पर देते हैं। तो जितने भी यहाँ पर मध्यम और जो बड़े किसान हैं उनके पास जो है ट्रैक्टर है और वे अपने खेतों में हल चलाने और बुआई करने के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और जितने भी छोटे किसान हैं उनको ट्रैक्टर किराए पर दिया जाता है। उनमें से ज़्यादातर के पास थ्रेसर और हार्वेस्टर भी हैं। ऐसे सभी किसानों के पास अपने खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी हैं, यानी कि पूरी तरह से ये जो मीरपुर गांव है वो सिंचाई से पूरी तरह से पर्याप्त है। और अब आगे चलते हैं कि डेयरी और अन्य रोजगार, तो वहाँ पर किस किस प्रकार से जो है अन्य रोजगार जो है लोग करते हैं और डेयरी यहाँ पर मुख्य रूप से किया जाता है। तो मीरपुर के कई परिवारों में डेयरी एक सामान्य व्यवसाय है। यहाँ के लोग जो है अधिकतर डेयरी से ही अपना जीवन चलाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। लोग बरसात में उगाई गई विभिन्न प्रकार की घास, ज्वार, बाजरा की भूसी अपने भैंसों को खिलाते हैं। वे पास के छोटे कस्बे जहांगीरबाद में दूध बेचते हैं। वहाँ दो व्यापारियों ने दूध संग्रहण केंद्र स्थापित किए हैं जहाँ से दूध बुलंदशहर और दिल्ली जैसे दूरस्थ स्थानों में भेज दिया जाता है। तो लोग जो है बरसात में उगाई गई विभिन्न प्रकार की जो फसल है उनके जो भूसे हैं उनको अपने भैंसों को खिलाते हैं और जो दूध प्राप्त होता है उनको जहांगीरबाद में जो दूध की फैक्ट्री है वहाँ पर बेच देते हैं। तो वहाँ पर जो दो लोग हैं व्यापारी हैं वो दूध संग्रहण केंद्र स्थापित किए हैं और यहाँ से दूध जो है कहाँ चला जाता है, बुलंदशहर और दिल्ली के इस अलग अलग स्थानों में भेज दिया जाता है। डेयरी के अलावा गांव के अधिकांश लोग जीवोपार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के काम में लगे हुए हैं, यानी यहाँ के मीरपुर गांव के लोग डेयरी के अलावा अलग अलग काम में लगे हुए हैं। वर्तमान में लगभग 50 लोग मीरपुर में भवन निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। मीरपुर में मिश्री लाल ने बिजली से चलने वाली एक गन्ना पेराई मशीन खरीदी और गुड़ तैयार करते हैं। यानी यहाँ के लगभग मीरपुर में 50 लोग क्या करते हैं, भवन निर्माण कार्य में लगे हुए, यानी कि ये लोग जो है भवन निर्माण जैसे घर हो गया इत्यादि कार्य में जुटे हुए हैं। और मीरपुर के एक व्यक्ति हैं मिश्री लाल, उन्होंने क्या किया है कि बिजली से चलने वाली एक गन्ना पेराई की मशीन खरीदी है जिससे गुड़ तैयार किया जाता है। मिश्री लाल अन्य किसानों से भी गन्ना खरीदते हैं और गुड़ बनाते हैं जिसे वे जहांगीरबाद के व्यापारियों को बेच देते हैं। अब वहाँ के जो व्यक्ति मिश्री लाल हैं वो अपनी इस मशीन द्वारा गन्ने की पेराई करते हैं और गुड़ तैयार कर लेते हैं। और वे क्या करते हैं कि अन्य किसानों से भी वो गन्ना खरीदते हैं और गुड़ तैयार करके जहांगीरबाद जो है भेज देते हैं, व्यापारियों के पास बेच देते हैं। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को कम लाभ होता है और ये जो प्रक्रिया है उसमें जो है मिश्री लाल को अच्छी खासी लाभ तो नहीं होता। मीरपुर के व्यापार करने वाले लोग बहुत कम हैं। यहाँ के व्यापारी विभिन्न वस्तुएं शहर के थोक बाज़ारों से क्रय करते हैं और उन्हें गांव में बेचते हैं। तो यहाँ क्या है कि मीरपुर में व्यापार करने वाले लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत ही कम हैं। और यहाँ के व्यापारी विभिन्न शहरों से थोक बाज़ारों में जो क्रय करते हैं, यानी कि वस्तुओं को थोक में उठाकर जो है गांव में ला कर के बेचते हैं। गांव में छोटे दुकानदार बहुधा अपनी दुकानों में चावल, गेहूं, शक्कर, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती इत्यादि जो सामान हैं वो कभी कभी, और ये जो है कभी कभी कपड़े भी बेचते हैं। तो इस प्रकार से जो है मीरपुर गांव का व्यवसाय था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ परिवार जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं वहाँ ये छोटी दुकान लगाते हैं। वहाँ वे खाने पीने की वस्तुओं की बिक्री करते हैं। परिवार की महिलाएं व बच्चे भी इनके सहायता करते हैं। तो मीरपुर गांव में जिनके जो घर हैं वो बस स्टैंड के पास है, वे वहाँ पर जो है छोटी दुकान लगाते हैं, छोटी मोटी जो भी दुकान लगाते हैं और वे वहाँ पर कौन सी खाने पीने की वस्तुएं की बिक्री करते हैं और परिवार में महिला और बच्चे इनमें सहायता करते हैं। कुछ दुकानदार अपने गांव की वस्तुओं का भी क्रय करते हैं और बड़े गांव व शहरों में ले जाकर के विक्रय करते हैं।
जो व्यक्ति आटा चक्की चलाते हैं वे गेहूँ कृषकों से लेते हैं और कस्बे में जा कर के विक्रय करते हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आटा चक्की चलाते हैं वो गेहूँ इत्यादि जो भी है वो किसानों से ले लेते हैं और उसको जो है दूर कस्बे में बाज़ार में जा कर के बेचते हैं। हमने देखा कि मीरपुर में अधिकांश व्यक्ति के स्वरोजगार हैं, जैसे किसान, दुकानदार, फेरी वाले आदि। कुछ लोग मजदूरी करते हैं। हमारे देश में अधिकतर लोगों की इसी तरह से स्वरोजगार है, यानी कि लोग जो है अपने अपने तरीके से अपना व्यवसाय करते हैं। चलिए अब चलते हैं यातायात के साधन। मीरपुर और जहांगीरबाद को जोड़ने वाली सड़क पर यातायात के विभिन्न साधन हैं, जैसे रिक्शा, टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बैलगाड़ी आदि। इनके द्वारा भी कई लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि मीरपुर से जहांगीरबाद के लिए अपनी आजीविका चलाने के लिए इन सब गाड़ियों का प्रयोग करते हैं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं और इस प्रकार से जो है इनकी आजीविका भी चलती है। तो इस तरह से था इस मीरपुर गांव का पूर्ण रूप से परिचय कि किस प्रकार से जो है वहाँ के लोग क्या क्या काम करते हैं, किस प्रकार से जो है उनका जीवन चलता है, वहाँ की क्या क्या फसलें हैं, सिंचाई के क्या क्या साधन हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण रूप से मीरपुर गांव का ये जो है छोटा सा परिचय था। और यहीं पर जो है उत्तर का विशाल मैदान ये जो पार्ट है वो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।